Hello everyone, this is Kushang Mittal, and today here I am with you to share our next video on a very important topic from perspective of your knowledge. So we are going to see section 3 of JJ Act, that is Juvenile Justice Act 2015. अब ये जो सेक्शन 3 है इसके अंदर बेसिकली दिया क्या गया है, इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बातें बताई गई हैं कि किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमारा जो ये जेजे एक्ट है, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये चलेगा। जैसे हमारी पूरी लॉ है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस, जैसे हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम, तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल्स है। इनको फॉलो करते हुए हम अपने पूरे लॉ को चलाते हैं। तो यही प्रिंसिपल्स हमें सेक्शन 3 में दिए गए हैं कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ को ध्यान में रखना है तो सेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए, सेक्शन 3 की अप्रोच को देखते हुए ही डिसीजन लिए जाएंगे या इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ का किया जाएगा। तो हम सेक्शन 3 को देखते हैं, हम अपने बेरेट को जरूर साथ में रखिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, अगर हम इसको रीड करें तो सबसे पहले बोलता है सेक्शन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द बोर्ड। अभी बोर्ड जो है वो हम अभी सेक्शन 4 के अंदर देखेंगे। बोर्ड का मतलब क्या, अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखोगे, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 2 और सेक्शन 1 अच्छे से देखा था, आप उसको देख सकते हैं। तो जब बोर्ड एंड अदर एजेंसीज एज अ केस में भी वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट हो गई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट या हमारा बोर्ड हो गया या कोई भी एजेंसी हो गई, तो वो क्या करेंगे, जब भी कोई इस एक्ट के किसी प्रोविजन को अप्लाई कर रहे होंगे, मान लीजिए सेक्शन 4 को अप्लाई कर रहे हैं, 5 को अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन को, किसी भी प्रोविजन को अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सेक्शंस को अप्लाई करते हुए वो इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये जो इस सेक्शन में दिए गए हैं, इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बोर्ड है या अदर एजेंसीज है, उनको ध्यान में रखेगी इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। क्या बोल रहा है, हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रिज्यूम करेगा इनोसेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब कि एनी चाइल्ड शेल बी प्रिज्यूम टू बी एन इनोसेंट ऑफ एनी मेलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि जब तक भी कोई चाइल्ड जो है जिसकी उम्र 18 साल है, उसको क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, उसको शेल बी मतलब कि प्रिज्यूम करना ही करना है, टू बी एन इनोसेंट, उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल यही है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, इस पूरे एक्ट को पढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखना कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बोर्ड है या कोई भी एजेंसी है, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉयर एज वेल, कि जो एक चाइल्ड है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इनोसेंट है, वो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। फिर सेकंड प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। ऑल ह्यूमन बीइंग्स शेल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, कि सभी के साथ सेम रिस्पेक्ट आप दोगे और सभी को सेम डिग्निटी दोगे, इज्जत सेम दोगे और उनको अधिकार जो है वो सारे सेम दोगे। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, वेदर इज अ चाइल्ड और अ अडल्ट, आप सभी को इक्वली ट्रीट करोगे और सभी की इज्जत करोगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या बोलता है कि एवरी चाइल्ड शेल हैव राइट टू बी हियर्ड, कि हर एक बच्चे के पास क्या राइट है कि उसको सुना जाए, उसको बिना सुने कोई भी डिसीजन ना दिया जाए। एंड टू participate in all processes and decision affecting his interest, and the child's views shall be taken into consideration with due regard to the age and maturity of the child। तो हमने क्या किस बात को ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन के। अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अंदर जो चाइल्ड है उसका पार्टिसिपेशन किया जाएगा, उसको सुना जाएगा, हियर्ड है, उसके पास राइट, इस अधिकार है कि उसको सुना जाए, उसको पार्टिसिपेट कराया जाए सभी प्रोसेसेस के अंदर, या फिर कोई भी डिसीजन जो इफेक्ट कर रहा है उस बच्चे के इंटरेस्ट को, और उस बच्चे का व्यू भी लिया जाएगा। एंड चाइल्ड्स व्यू शेल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द एज एंड मेच्योरिटी, की उसकी एज है और उसके पास कितनी मेच्योरिटी है, इस रिगार्डिंग उसके व्यूज भी लिए जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ये पूरे एक्ट के अंदर हर जगह पे अप्लाई होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। जब आपने सेक्शन 2 पढ़ा था वहां पे भी हमने इस वर्ड को समझा था।
all decisions regarding the child shall be based on the primary consideration that are in the best interest of the child, कि वो सभी डिसीजन कैसे होंगे जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के अंदर हो, एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल, मतलब ऐसे होंगे जिससे कि उसको कोई नुकसान ना हो, उसके फ़ायदे के लिए हो, उसके वेलफेयर के लिए हो, उसकी डेवलपमेंट जो है वो पूरे पोटेंशियल के अंदर हो, पूरी क्वांटिटी के अंदर हो, पूरी क्वालिटी से हो। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो उस बच्चे के इंटरेस्ट के अंदर लिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर, नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड शैल बी दैट ऑफ द बायोलॉजिकल फैमिली और एडॉप्टिव और फॉस्टर पेरेंट एज द केस में भी। कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होगी, बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस की, या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स की, या फिर फॉस्टर पेरेंट्स की। अब ये फॉस्टर वर्ड या एडॉप्टिव वर्ड या बायोलॉजिकल वर्ड हमने सेक्शन 2 में डिटेल के अंदर समझा था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सबसे जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इन तीनों की होगी, मतलब जिसके पास भी वो बच्चा रह रहा है इन तीनों से, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे की जो केयर है, नर्चर करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, वो करें। उसके बाद फिर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बढ़ती है, बोर्ड वगैरह देखता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है वो उन चीज़ों की। फिर प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ऑल मेजर्स शैल बी टेकन, कि सभी मेजर्स लिए जाएंगे to ensure that a child is safe and is not subjected to any harm, abuse or maltreatment while in contact with the care and protection system and thereafter, कि सभी मेजर्स लिए जाएंगे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या रहे, सेफ रहे और किसी भी तरीके से उसको हार्म ना हो, कोई भी तरीके से उसको एब्यूज़ ना हो, किसी भी तरीके से उसके साथ माल ट्रीटमेंट ना हो। कब, जब वो कांटेक्ट के अंदर है किसी भी केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम से। जितना भी केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है, मान लीजिए जो जुवेनाइल पुलिस होती है या फिर जुवेनाइल बोर्ड से कांटेक्ट में है, वेलफेयर कमेटी के कांटेक्ट में है, किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर है, तो ये चीज़ें उसको हार्म ना कर पाएँ, उसके साथ एब्यूज़ ना हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। फिर पॉजिटिव मेजर्स, all resources are to be mobilized including those of family and community for promoting the well-being, facilitating development of identity and providing an inclusive and enabling environment to reduce vulnerability of children and the need for intervention under this act। कि सभी तरीके से जितने रिसोर्सेज हैं सभी लगाए जाएंगे, चाहे वो फैमिली के पास हैं, कम्युनिटी के पास हैं, उस बच्चे के वेलबींग के लिए, उस बच्चे की आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे यूज़ किए जाएंगे उसकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, और जहाँ पे भी इस एक्ट के अंदर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्माटाइजिंग सिमेंटिक्स, अच्छा, एडवर्जियल और एक्यूस्टरी वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज इन द प्रोसेस पर्टेनिंग टू चाइल्ड। कोई भी ऐसे उल्टे वर्ड्स, एडवर्टीजियल वर्ड्स या फिर एक्यूस्टरी वर्ड्स यूज नहीं होंगे जब कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा चाइल्ड से रिगार्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज परमिसिबल, कि कोई भी जो राइट है चाइल्ड का वो उसको वेव करना परमिसिबल नहीं होगा, आप उसको वेव नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चा खुद उसको वेव करने के लिए बोल रहा है या फिर वो व्यक्ति बोल रहा है जो कि उस बच्चे के बिहाफ पे काम कर रहा है। और अ बोर्ड और अ कमेटी, चाहे वो बोर्ड है या फिर वो कमेटी है, एंड एनी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ अ फंडामेंटल राइट शैल नॉट अमाउंट टू वेवर, तो वो वेवर के लिए नहीं होगा, वेवर इसके अंदर अलाउड नहीं होगा। मतलब कोई आपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको वेव कर दिया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, आप उसके राइट्स को वेव नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे, इक्वालिटी का और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव ना करने का। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट चाइल्ड ऑन एनी ग्राउंड्स, कि किसी भी ग्राउंड्स के बेसिस पे कि भाई ये बच्चा ये है या ये है, इस बेसिस पे आप उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, इंक्लूडिंग कि भाई वो मेल है या फीमेल है या इस कास्ट का बच्चा है वो, या फिर उसकी एथेंटिसिटी पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, डिसेबिलिटी पे, या एंड इक्वलिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड, कि उसको
मतलब हर तरीके से इक्वलिटी दी जाएगी, एक्सेस पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ट्रीटमेंट की जाएगी उस चाइल्ड की। तो ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा इस पूरे एक्ट के अंदर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसके पास राइट टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट है, कि एवरी चाइल्ड शैल हैव राइट टू प्रोटेक्शन इज प्राइवेसी, कि उसको अपनी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट है, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट है, बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू आउट द जुडिशियल प्रोसेस, कि कोई भी मीन्स लग रहे हैं और पूरे प्रोसेस के दौरान उसके पास ये राइट रहेगा कि वो अपनी कोई चीज़ें जो हैं, जो भी निजी चीज़ें हैं उनको ना बताए, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखने का। फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अ चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड इन इंस्टीट्यूशनल केयर एज अ स्टेप ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी, कि भाई अगर एक बच्चे को इंस्टीट्यूशनल केयर देनी है तो ये सबसे आखिरी उपाय होगा, जब कोई भी चीज़ नहीं बची, उसके पेरेंट्स के पास नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स है, कोई भी पेरेंट्स है, तो सबसे आखिरी मेजर होगा इंस्टीट्यूशनल केयर देना उसको। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिपार्टिशन एंड रिस्टोरेशन, एवरी चाइल्ड इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शैल हैव द राइट टू बी रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो एट द अर्लीस्ट एंड टू बी रिस्टोर टू द सेम सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्टेटस दैट ही वॉज इन बिफोर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट, कि भाई उसको सेम सोशियो इकोनॉमिक जो भी उसका कल्चरल स्टेटस था वो सारी चीज़ें उसको मिले, अनलेस सच रिस्टोरेशन एंड रिपार्टिशन इज नॉट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट, अगर वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि भाई वापस भेजना सही नहीं है, फिर से उस क्राइम में चला जाए, उस गलत चीज़ों में चला जाए, या फिर इसको ना अपना घर वापस मिले, इसको फिर से रोड पे भटकना पड़े, तो फिर उस वक्त नहीं किया जाएगा। अदरवाइज उसके बेस्ट इंटरेस्ट में अगर वो होगा तो ये चीज़ की जाएगी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, ऑल द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी चाइल्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शुड बी इरेज एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि भाई जो भी उसका पास्ट रिकॉर्ड होगा वो सभी मिटा दिया जाएगा, सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में छोड़ के, जैसे आपने निर्भया केस में भी छोड़ देखा होगा कि जो माइनर था जो ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व था, उसकी जो भी सारा पास्ट रिकॉर्ड था, जो भी आइडेंटिटी वो सारी मिटा के उसको साउथ में कहीं पे छोड़ दिया था ताकि उसका पता ना चले। फिर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, measures for dealing with the children in conflict with law without resorting to judicial proceeding shall be promoted unless it is in the best interest of the child or the society as a whole, कि जो बच्चा है जो कि लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट के अंदर है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग से मतलब उस तरफ आने से प्रमोट करना चाहिए, ना आए वो इस तरफ जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरफ वो ना आए, जब तक कि वो उसके इंटरेस्ट के अंदर ना हो, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो, या फिर सोसाइटी के लिए ठीक ना हो। अदरवाइज उसको इस सिस्टम से जुडिशियल प्रोसेस से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सबसे आखिरी प्रिंसिपल जो इसके अंदर दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस शैल बी अडहेयर्ड टू इंक्लूडिंग द राइट टू फेयर हियरिंग, कि भाई उसको सही से सुना जाए, फेयर तरीके से सुना जाए, रूल अगेंस्ट बायस, किसी भी तरीके से भेदभाव ना किया जाए, एंड राइट टू रिव्यू बाय ऑल द पर्सन्स और बॉडीज एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी अंडर दिस एक्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, जो कि हम जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे, अब आगे जब हम अपने पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को करेंगे तो इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से भी रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।